प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम हमारी 9वीं जमात का सबक नंबर 15 साइंस की किताब से ग़िज़ाई वसाइल की तरक्की पढ़ रहे थे और आज हिस्सा 7 देखने जा रहे हैं। हम उम्मीद करती हूँ कि जितना भी कुछ पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा और आप बाकायदगी से लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे। ज़ूम मीटिंग में तो आप कोई आते नहीं हैं, आपको फ़ोन कर चुके मुकम्मल देखने हैं और गूगल फॉर्म के रिस्पांस भी मुकम्मल देने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में देने हैं। टॉपिक पर आते हैं तो हम बात कर रहे थे ग़िज़ाई वसाइल की तरक्की। तो पहले जैसे समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी ज़हन नशीन कराने के लिए मैं रिवाइज़ कर देती हूँ कि अपनी बुनियादी ज़रूरियात यानी जो हमारी है, तो वो बुनियादी ज़रूरियात जो पूरी होती है वो ग़िज़ा से पूरी होती है, फल सब्ज़ियों से पूरी होती है, जिससे हम ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करते हैं। और ग़िज़ा जो है हमें एनर्जी देती है यानी ताकत देती है। और इसी तरीके से हम अपनी नशोनुमा खुद से सारी नशोनुमा जो डिपेंड करती है वो हमारे ग़िज़ा पर करती है। जितनी अच्छी हमें ग़िज़ा हासिल होगी हमारी नशोनुमा उतनी बेहतर होती है। तो इसी तरीके से हमारी ग़िज़ा जो है जानवरों पर मुनहसर करती है और जानवरों के साथ साथ फसलें, नई किस्म की तैयार करदा गोश्त, अंडे, तमाम चीज़ें जो है हमें ग़िज़ा में शामिल करते हैं। अब ये ग़िज़ा हमारे लिए कितनी अहम हुई, तो इसके लिए जदीद ज़राअती तकनीक के लिए नए नए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। ग़िज़ाई पैदावार में इजाफ़ा किस तरीके से होगा, खाद कैसे डाली जाएंगी, कीड़े मारने के लिए जो दवाइयाँ डाली जाती है वो दवाइयों का इस्तेमाल कितनी मिक़दार में किया जाएगा, मुनासिब आबपाशी जिससे फ़सलों की हिफाजत हो सके और वक्त पर फ़सलों को पानी हासिल हो सके। तो तमाम चीज़ें जो है हम पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था फसली पैदावार की तरक्की। फसली पैदावार की तरक्की में हमने पढ़ा था कि हमारे ग़िज़ाई वसाइल बेशुमार है। तो ग़िज़ाई वसाइल की तरक्की में बेशुमार पौधे, जानवर जिससे हम हासिल करते हैं और अपने ग़िज़ाई वसाइल में नई मालूमात और तहकीकात के ज़रिए हम इजाफ़ा करते रहते हैं। यानी कि कैसे अच्छी ग़िज़ा हमें हासिल होंगी, पौधे, फल, सब्ज़ियाँ, दालें हमें किस तरीके से ज़्यादा मिक़दार में हासिल होंगी। तो वो फसली पैदावार की तरक्की में इजाफ़ा लाने के लिए हमने 4 किस्में पढ़ी थी। फसलों की किस्मों में सुधार, फसली पैदावार में सुधार और फसली हिफाजती इंतज़ामात। तो यहाँ पे मैंने वो जो पहला पॉइंट था फसली पैदावार की तरक्की के, तो उसमें ही 4 पॉइंट थे। फिर दूसरा आता है फसलों की किस्मों में सुधार। तो ये बताया था कि गल्लों की क्वालिटी में किस तरीके से सुधारा लाया जाएगा। हयातियाती और गैर हयातियाती अवामिल अनाज को नुकसान ना पहुँचाए, यानी खेती बाड़ी को नुकसान ना करे, इसके लिए उस लायक हमें उसे बनाना पड़ेगा ज़मीन को। उसके बाद फसलों के पकने में तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा फसलें पककर तैयार हो जाए। बीजों की अच्छी किस्म तैयार करेंगे जिसकी वजह से उन्हें पानी की ज़रूरत कम पड़े और ज़्यादा चारा देने वाली फसलों को छोटे और अलग तरीके से उगाया जाएगा। उसके बाद फसली पैदावार के इंतज़ामात में हमने पढ़े थे तग़ज़ियाती इंतज़ामात, मैक्रो तग़ज़ियाई अनासिर और माइक्रो गैर तग़ज़ियाई अनासिर। ये भी हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हमारी ग़िज़ाई वसाइल जो मुख्तलिफ़ पौधों और जानवरों से हासिल होती है, हम उन वसाइल में नई तकनीक के ज़रिए कैसे इजाफ़ा करेंगे और पौधों को तग़ज़ियाई अनासिर किस तरीके से हासिल करेंगे। अब तग़ज़ियाती अनासिर यानी पौधों को भी नशोनुमा की ज़रूरत होती है। देखते ना हम ज़मीन में एक बीज बोते हैं, फिर कुछ दिन में वो बीज के अंदर से एक कली निकलती है, फिर वो कली से धीरे धीरे वो बीज जो है पौधे की शक्ल इख्तियार करता है, फिर पौधे से फिर वो बड़ा होता जाता है। तो क्या हो रहा है के ज़रिए करता है। तो इसी तरीके से माइक्रो तग़ज़ियाई और मैक्रो तग़ज़ियाई। तो मैक्रो के अंदर वो जो
जिनको पौधों को ज़्यादा मिकदार में अनासिर की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जिसके अंदर फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाशियम, कैल्शियम, ये चीज़ों की वजह से जो तग़ज़ियाती ज़रूरियात पूरी होती है वो मैक्रो तग़ज़ियाई, और माइक्रो का जिसको लोहा, मैग्नीशियम और जस्ते की ज़रूरत पड़ती है वो। उसके बाद था खाद। खाद जो है, अब उसके बाद था खाद। तो खाद क्या है? ऐसी खाद जो कुदरती होती है और एक मसनूई होती है। तो कुदरती खाद जो मवेशियों के गोबर, पेशाब और उनके नीचे जो कचरा बिछाया जाता है वो कचरे से पैदा की जाती है, जो इसके अंदर फास्फोरस की मिकदार जो है वो 0.5 रहती है और 0.2 होती है, और पोटाशियम की 0.5 होती है, और उस खाद में नाइट्रोजन ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो ये क्या थी? कुदरती खाद थी। अब उसके बाद कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद में क्या होता है? ये भी कुदरती खाद है, लेकिन इस खाद के बनने के अमल को 3 से 3.5 महीने का वक्फा लगता है। 3 से 6 महीने के दरमियान में ये बनकर तैयार होती है, तो उसे कंपोस्ट खाद कहते हैं। इसके लिए एक बड़ा गड्ढा खोदना पड़ता है, गड्ढा, और उसमें मवेशियों का गोबर, इंसान का फुजला, नामियाती यानी सड़े गले चीज़ें वगैरह डालकर उस खड्डे को बंद कर दिया जाता है, और फिर 6 महीने 3 महीने तक उसे ऐसे ही रखा जाता है। फिर ऑटोमेटिक वो जो है बनकर खाद तैयार हो जाती है। फिर उनको जुताई के वक्त, यानी जब ज़मीन ज़रखेज़ की जाती है तो वो ज़मीन की ज़रखेज़ी के वक्त उसको उसमें मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से वो ज़मीन जो है बहुत अच्छी हो जाती है, जिसके अंदर से बहुत अच्छी के 4-5 किस्में थी फर्टिलाइज़र्स की, यानी कौन कौन सी फर्टिलाइज़र्स होते हैं, यानी कौन कौन सी खादें होती है जो साइंसी तरीके से पैदा की जाती है। तो उसमें सबसे पहले नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र, यानी नाइट्रोजन के ज़रिए कैसी मसनूई खाद तैयार की जाती है। तो उसके अंदर मिसाल के तौर पर उसको यूरिया कहते हैं। जो आजकल किसान तैयार खाद लेने जाते हैं, जब फसलें उगाने का वक्त आता है, बोने का वक्त आता है, तो वो खेतों में यूरिया मिलाते, तो वो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की मिकदार सबसे ज़्यादा होती है। तो उसे यूरिया का मतलब ही है कि नाइट्रोजन वाली खाद, उसको कैल्शियम अमोनियम भी कहते हैं। दूसरा, फास्फोरस वाले फर्टिलाइज़र्स। तो फास्फोरस वाले फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? ये बहुत ज़्यादा उसमें फास्फोरस की मिकदार पाई जाती है, इसके लिए उसे फास्फोरस वाले फर्टिलाइज़र्स कहा जाता है। जैसे कि उसमें सुपर फास्फेट और कैल्शियम फास्फेट। उसके बाद पोटाश वाले फर्टिलाइज़र्स तीसरे नंबर पर। तो पोटाश यानी उसमें पोटाशियम की मिकदार जो है बहुत ज़्यादा होती है, जिसको पोटाशियम सल्फेट से भी जाना जाता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र्स चौथे नंबर पर। इनमें बहुत ज़्यादा अनासिर पाई जाती है, यानी इसमें तमाम चीज़ें आ जाती है। इसमें नाइट्रोजन भी आ जाता है, फास्फोरस भी आ जाता है और पोटाशियम भी आ जाता है। तमाम का जो कॉम्प्लेक्स, मिला जुला कॉम्प्लेक्स रहता है, उसे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र कहते हैं। यानी इसमें यूरिया भी आ गया, अमोनियम सल्फेट भी आ गया, पोटाशियम भी आ गया और नाइट्रेट भी आ गया। तो इस तरीके से इसे फर्टिलाइज़र्स यानी कीमियावी कहते हैं, मसनूई खाद कहते हैं, जो इंसान खुद साइंस की तरक्की के ज़रिए, नई नई तकनीक के ज़रिए पैदा करता है। उसके बाद आता है आबपाशी। तीसरा पॉइंट था हमने आबपाशी का। तो आबपाशी क्या है? जो फसलों को पानी की ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो वो आराम से उनको पानी मिल सके, तो इसके लिए अलग अलग तरीके से आबपाशी की जाती है। मैंने ये भी बताया था कि सबसे ज़्यादा धान की फसल जो होती है, रोपी जाती है, उसमें सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। आबपाशी के निज़ाम हिंदुस्तान में अलग अलग है कि नहरों के ज़रिए खेतों में पानी पहुंचाया जाता है, नदियों के ज़रिए टैंक लगाए जाते हैं, फिर कुएँ, नदियों की घाटियाँ, फिर रिवर फ्लिट सिस्टम, ये सब पढ़ा चुकी हूँ आपको। ज़राअत में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए फसलों को बहुत तरतीब से उगाया जाता है, यानी बिल्कुल लाइन टू लाइन। हमने देखा था कैसे ये लाइन टू लाइन फसलें उगी हैं, कि इनको तरतीब ही इसलिए दी जाती है कि हर फसल को बाकायदगी से और बेहतरीन तरीके से पानी हासिल हो सके। तो वो कुछ तरतीब दी जाती है। उसमें मिली जुली खेती भी होती है। अब मिली जुली खेती में जैसे मवेशी पालना, उसके अंदर मुर्गी पालना, यानी खेतों के साथ साथ आमदनी का सिलसिला, यानी पैसे कहाँ से उनको हासिल होंगे दूसरी तरीके से, तो वो दूसरे तरीके को ध्यान में रखते हुए वो क्या करते हैं, साइड बिजनेस के तौर पर मुर्गियाँ पालते हैं,
बकरियां पालते हैं, फिर फार्म लगाते हैं जिसमें वो मवेशी पालन का सिस्टम रखते है। और कुछ नुकसान होने, जैसे खेती बाड़ी में कोई नुकसान हो रहा है तो उनके नुकसान की भरपाई कहाँ से हो जाएंगी? उनके साइड बिजनेस से, जो उन्होंने मुर्गी पालन का शुरू किया है, मवेशी पालन का शुरू किया है, यानी वो दूसरी आमदनी का ज़रिया बनाते हैं। उसे मिली जुली खेती कहते हैं। उसके बाद मिली जुली ज़रात। अब मिली जुली ज़रात में एक ही किस खेत में, यानी एक ही खेत है लेकिन उसमें मौसम के मुताबिक 2 या 2 से ज़्यादा फसलों को उगाना, उसे मिली जुली ज़रात कहते हैं। यानी कि ऐसी फसलें उगाना जो एक खेत के अंदर दो या 3 तरीके की फसलें आराम से बोकर निकल जाती है, तो उसे मिली जुली ज़रात कहते हैं। अब मिली हो ही सकता है, एक ना एक फसल ज़रूर होती है। इस तरह की ज़रात में फसल, चारे की फसल से भी उनको पैसा हासिल होता है और जो चारा निकलता है उससे भी वो फसलें उगा पैसे कमा सकते हैं। तीसरा, फसली पैदावार में इजाफा होता है और मिट्टी जो होती है वो मिट्टी की जरखेज़ी भी जो है वो बढ़ते रहती है। अब फसल का तीसरा पॉइंट आता है फसल फेरबदल। अब फसल की फेरबदल कैसे होंगी, ये नया पॉइंट। तो एक ही खेत में हर साल अनाज और फलदार पौधों की फसलों को फेरबदल करके एक के बाद एक उगाना, वो फसली फेरबदल कहलाता है। यानी क्या बताया जा रहा है कि हर साल अनाज तो उगाते ही है, लेकिन अनाज के साथ फलदार, यानी कि कहीं पर गेहूं की फसल है तो गेहूं की फसल के साथ साथ वहाँ पर कोई दूसरी एक फसलों का फेरबदल करके वहाँ केले की फसल बो रहा है, या फिर कोई दूसरे जो फलदार पौधे रहते हैं उनकी फसलों को उगाना, वो फेरबदल कहलाता है। और गहरी उथली जड़ वाली फसलों को एक के बाद एक करके बोना, जिससे पौधों में मिट्टी की मुख्तलिफ परतों से तग़ज़ियाती अनासिर हासिल कर सके। अब अनाज की फसलों के दरमियान 2 दाल वाली फसल भी उगाई जाती है। अब 2 दाल वाली कैसे? जैसे मटर, चना, ये फसलें अनाज की फसलों के साथ ही उगाई जाती है, जिसे फसली फेरबदली पैदावार भी कहते हैं, जो फ़िज़ाई नाइट्रोजन हासिल करके मिट्टी को ज़रखेज़ बनाती है और ज़रखेज़ी कायम करती है। तो इस तरीके से हमें एक फसल से फली वगैरह भी हासिल हो गई और जो अनाज दस्तयाब होता था वो अनाज भी हमें दस्तयाब हो गया। तो इसे फसली फेरबदल कहते हैं। अब उसके बाद आता था कि फसली हिफाजती इंतज़ाम, यानी फसलों को हिफाजत किस तरीके से की जाएंगी। नुकसान पहुंचाने वाले अवामिल से फसलों को बचाना ही फसली हिफाजत कहलाता। यानी ऐसे उज़ू जो फसलों को नुकसान पहुंचाते या बीमारी फैलाते हैं उनसे उनको बचाना। तकरीबन 50 से 70% फसलें जो है वो कितनी, 50 से 70% फसलें जो है वो कीड़े और घुन की वजह से बर्बाद हो जाती है। देखा है ना आपने कि कीड़े और छोटे कीड़े मकोड़े जो घुन रहते हैं, एक किस्मों के जो छोटे कीड़े मकोड़े, वो फसलों को बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए किसान जो है रात भर खेतों में सोते हैं ताकि उनकी फसलों को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इसके अलावा फफूंद, वायरस, जरासीम और जानवर भी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और फसली पैदावार को कम करते हैं। उन्हें हश्र कुश दवाइयों के ज़रिए ख़त्म किया जाता है। इसीलिए खेतों में ऐसे दवाइयाँ मिलाई जाती है जिससे ये जरासीमों का ख़ात्मा हो जाए और फसल को कोई नुकसान ना पहुँचे। ऐसे जानदार जो इंसानी सेहत, माहौल या इंसान के इस्तेमाल की चीज़ों को नुकसान पहुँचाते हैं, जैसे घुन, ज़रात के लिहाज से वो जानदार फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं और खाने पीने की चीज़ों को तबाह कर देते हैं। उनमें छोटे बड़े किस्म के जानवर, कीड़े मकोड़े, चूहे, गिलहरी, परिंदे ऐसी मिसालें हैं जो खेतों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं और अनाज को ख़राब करने का काम करते हैं। तो उन्हें ख़त्म करने के लिए जो है वो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती है और वो दवाइयों के नाम है DDT, BHC, मेलाथियान, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जिंक फास्फाइड और पैराथ्रिम। ये दवाइयाँ हैं जो खेतों में डाली जाती है जिससे कीड़े वगैरह जो है वो मर जाते हैं। यानी खेतों की हिफाजत के लिए DDT, BHC, मेलाथियान, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और जिंक फास्फाइड डाला जाता है, जिसकी वजह से ये दवाओं का इस्तेमाल किया पड़ा रहता है और ग़िज़ा के अंदर जो है ये शामिल होकर इंसान के जिस्म तक भी पहुंच जाता
है। तो इस तरीके से हमारे जिस्म में DDT का लेवल भी बढ़ता जा रहा है आज, क्योंकि ये किसान जो है खेती के अंदर कीड़े मारने के लिए मिलाता है ज़मीन में, लेकिन इसका नुकसान जो है इंसान को भी उठाना पड़ता है। तो आज इतना ही बेटा, आज की वीडियो में इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पीरियड में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।